हम आप लोगों ने ना सबसे पहले जो मॉड्यूल करना है ना, वो आप लोगों ने चैलेंज लैब जो है वो 4 करनी है। अब चैलेंज लैब 4 करनी है, लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को हिंट नहीं देना चाह रहा, उसके अंदर आप लोगों का जो टास्क है वो टास्क ये है कि जी आप लोगों ने स्टैटिक वेबसाइट तो आप लोग ऑलरेडी S3 के ऊपर होस्ट कर चुके हो। अब आप लोगों ने डायनामिक जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने क्या करनी है, होस्ट करनी है। अब डायनामिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आप लोगों को PHP के कुछ मॉड्यूल्स या जो आपकी वेबसाइट जिस फाइल के अंदर वो बनी हुई है, लाइक अगर वो जेसन के अंदर बनी हुई है, तो अगर आपकी कह लें कि जी PHP के अंदर वो बनी हुई है, तो उस हिसाब से आपको जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी लैम्प, या हम कह देते हैं जी वैम। अब लैम्प से क्या मुराद होता है, लिनक्स का इन्वायरमेंट होगा आपके पास, और ए से आप कह लेंगे जी अपाची होगा, एम से आपके पास मारिया डीबी होगा, और पी से आपके पास PHP। समझ आई बात? कि अगर हम वैम कह देते हैं तो उसके मुराद क्या होगा, इन्वायरमेंट जहाँ पे लिनक्स था वहाँ पे हमारे पास विंडोज़ आ जाती है। अब ये इन्वायरमेंट हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ये लुक लाइक हमारे पास एक रेडीमेड चीज़ होती है, किसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। समझ आई बात की? अब ये अमेजोन ने एक गाइडलाइन दी हुई है, मैं आप लोगों के साथ ना, मैंने आज ग्रुप के अंदर PDF आपको शेयर की थी। उसके अंदर ना ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है। आपने जस्ट वहाँ पे जाके सर्च करना है, इंस्टॉल ए लैम्प सर्वर ऑन अमेजोन लिनक्स 2023। तो ये कुछ स्टेप बाय स्टेप कमांड हैं जिनको हम देखते हैं, और साथ साथ हम क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं। अब देखें, सबसे पहले जब हमने लैब को स्टार्ट किया, हमें क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए EC2 की। समझ आई बात की? उसके लिए आपको पता है कि जी आप लोगों ने AWS पे क्लिक करना है, और अगर हम लैब वाला जो उसको की पेयर यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें PPK फाइल की जो है वो ज़रूरत होगी। और सेकंड, आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसे हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। मुझे लगता है मोबाइल उधर रख दो, क्योंकि वो तो मशीन आई थिंक आप सब लोगों को बनानी आती है। सिंपल से उसके जो है वो स्टेप्स हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सर्विसेज के अंदर भी जा सकते हो, या रिसेंटली विजिटेड के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा EC2 का। तो यहाँ पे हम कंप्यूट के अंदर आते हैं। कंप्यूट के अंदर आने के बाद हम लोग यहाँ पे EC2 के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या नहीं आ रहा? क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये हम वीडियो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि वो आप बाद में वीडियो देख सकें। आप लोगों का तो प्रोजेक्टर चेंज करवा लो या रूम चेंज करवा लो, वो तो आप लोगों से हुआ नहीं है। अच्छा चलें, अब छोड़ें, इस चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस करें। तो हम लॉन्च करते हैं इंस्टांस को। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जी फर्स्ट DY सर्वर, यानी कि हमारा डायनामिक, ये फर्स्ट हमारा सर्वर होगा। यहाँ से हम अमेजोन लिनक्स को सिलेक्ट करते हैं। मेक श्योर करना है कि ये आपके पास लेटेस्ट अमेजोन का 2023 की EMI हो, ठीक है। मशीन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, T3.micro कर लेते हैं। आपको पता है कि जी ये मीडियम कर लेते हैं। आपको पता है ये हमारे पास जर्नल पर्पज़ होती है। इसके अंदर हमें 4 GB रैम और 2 वर्चुअल CPUs मिलेंगे। की पेयर जो हमें लैब के अंदर मिला है हम उसी को यूज़ करते हैं। और HTTP ट्रैफिक, क्योंकि हम वेबसाइट को सिंपल होस्ट करने जा रहे हैं, तो HTTP की जो है वो हम यहीं से ट्रैफिक को क्या कर लेते हैं, अलाउ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है हार्ड ड्राइव की जो स्टोरेज की EBS की है, वो हम उसको क्या कर लेते हैं, 30 GB कर लेते हैं, और इस मशीन को हम लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। अब हम बैकग्राउंड, जितनी देर ये हमारी मशीन लॉन्च होती है, हम क्या करते हैं, पुटी को ओपन कर लेते हैं। तो पुटी को हमने क्या किया, ओपन किया। यहाँ से जो मशीन हमारे पास कन्फिगर हुई है उसके ऊपर क्लिक किया। उसका हमने पब्लिक IP लेना है। कौन सा IP लेना है, पब्लिक IP लेना है।
इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका हम पब्लिक आईपी लेते हैं। पब्लिक आईपी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पब्लिक आईपी को पेस्ट करने के बाद हम एसएसएच के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन और क्रीडेंशियल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और प्राइवेट की के अंदर हम ब्राउज के अंदर जाके जो हमने यहाँ से फाइल डाउनलोड की थी हम उसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। अब इसका मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर हम कोशिश करते हैं इसका हम चेंज कर लें ताकि आप लोगों के पास जो है वो, चलें कलर को छोड़ते हैं, हम इसका फॉन्ट थोड़ा सा करते हैं जी ज़्यादा और फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 16 की बजाय और कर लेते हैं जी इसको 20 कर लेते हैं। अप्लाई। तो यूज़र नेम हमारे पास EC2-यूज़र और गायब हो गया। इसकी ये वीजी उतार के दोबारा लगाओ तो मुझे लगता है कि शायद इस तरह ही रहना। नहीं वो दूसरी वीडियो लगाओ, मुझे लगता है ये वो खराब वाली है। चली नहीं, नहीं नहीं वो ठीक कह रहा है। ब्राइट करके देख लें। इसको या हम करते हैं इसका कलर और चेंज करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इसका हम कौन सा कलर करें, रेड करते हैं ज़रा। अब देखो तो क्या चेंज सेटिंग, हम इसका बैकग्राउंड 0 ठीक है, यही ठीक है जी, ओके। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा इसका अगर हम बैकग्राउंड कलर वाइट कर दें और फ़ॉन्ट कलर जो है वो चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर है हम इसको कर देते हैं जी वाइट और फ़ॉन्ट नहीं है वो ये फोरग्राउंड मॉडिफाई करें, अगर हम इसको क्या कर दें, ब्लैक कर दें। अच्छा बैठ जाओ भाई बेटा बैठ जाओ। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, पहला ऑप्शन तो आप लोगों के पास ये है कि आप लोग यहाँ से जो है वो कमांड्स को कॉपी करें और उसको क्या करते जाएं, पेस्ट करते जाएं। लेकिन हमने चीज़ों को क्या करना है, साथ साथ अंडरस्टैंड करना है। अब फर्स्ट कमांड ये क्या करेगी, sudo dnf अपडेट और आगे उसने क्या लिखा हुआ है -y। अब यहाँ पे बताएं, पहले तो आप लोग यहाँ पे यम लगाते रहे हैं या आप लोग जब भी वो लिखते रहे हैं उसको apt-get लिखते रहे हैं, तो यहाँ पे ये dnf कहाँ से कमांड आ गई ये बताएं। तो जी DNF जो है ये अपडेटेड वर्जन है यम का। समझ आई बात की, किस चीज़ के लिए, डिपेंडेंसीज को रिजोल्व करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, आप लोग क्या लिख सकते हैं, यम भी लिख सकते हैं। तो हमने अपडेट किया और आगे -y की कमांड इसलिए लिखी थी कि अगर हमने क्या कहते हैं, अगर अपडेट अवेलेबल होती तो वो हमसे क्या पूछता, यस और नो। तो हमने -y लिख दिया तो उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दिया। हम इसको क्लियर कर लेते हैं। देन जो उसने हमें नेक्स्ट कमांड बताई हुई है, उसने कहा कि जी आपने ये पैकेजेस क्या करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। किसके लिए, अपाची वेब सर्वर के लिए
और साथ में किसके लिए, PHP के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस कमांड को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जब इसको क्या करते हैं इधर पेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। मुझे लगता है कॉपी नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम -y को आप सिंपल देखें यहाँ पे इंस्टॉल किया और -y को हमने ख़त्म किया, तो ये जितने भी पैकेजेस हैं इनको इंस्टॉल करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, yes की कमांड देनी पड़ेगी। तो 70 पैकेजेस हैं, 85 MB के। इंस्टॉल होने के बाद वो डिस्क के ऊपर 281 की स्पेस लेंगे। हम yes करते हैं और ये सारे पैकेजेस वो क्या करेगा, इनको डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉलेशन इनकी कंप्लीट कर देगा। तो नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, मारिया डीबी सर्वर का जो है वो हम क्या करने जा रहे हैं, उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो DNF कमांड की मदद से क्या होगा, एक सर्वर के साथ उसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी की सारी वो क्या कर देगा, वो इंस्टॉल कर देगा। तो DNF कमांड क्या है, मैंने बताया था लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास। इसके बदले में आप क्या करें, गूगल पे जाएंगे ना, अगर आप सर्च करेंगे तो यम और DNF के दरमियान आप लोग क्या पढ़िएगा, डिफरेंस पढ़िएगा, तो आप लोगों को आइडिया होगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मारिया डीबी सर्वर को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है मारिया डीबी क्यों, डेटाबेस के लिए हमें जब हम डायनामिक वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो हमें वेबसाइट के साथ एक क्या चाहिए होता है, डेटाबेस चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है मारिया डीबी क्यों। अपाची का मसला नहीं है, मारिया डीबी जब हम ओपन सोर्स की बात करते हैं ना, तो उनके अंदर हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो मारिया डीबी है। इस वजह से अपाची के साथ आप दूसरे भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का भी कर सकते हो, अपाची तो वेब सर्वर है, समझ यही बात की। तो ये ओपन सोर्स है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ये इसको हम यस करते हैं, तो ये मारिया डीबी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बाकी उसने यहाँ पे आप लोगों को ये जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं ना, इनको अगर आप साथ रीड करें, तो अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आपने पैकेजेस के करंट वर्जन देखने हैं और साथ में उनकी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप क्या कमांड लगाएं, sudo dnf info लिखें और आगे पैकेज का नाम। जिस तरह उसने यहाँ पे एक कमांड दी हुई है, उसने dnf info maria db 105 उसने ये लिखा हुआ है। तो आप लिखें, आप अपाची की देखनी चाहें, HTTPD की देखनी चाहें, PHP का देखना चाहें, जिस भी पैकेज की आप इंफॉर्मेशन देखना चाहें, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे उसकी DNF लिखें, आगे इन्फो लिखें और आगे उस पैकेज का नाम लिख दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये चीज़ें आपको काम करती हैं ट्रबल शूट के अंदर। जब आप किसी मसले के अंदर फंस जाते हैं कि आपका पैकेज आपने अपडेट करना होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब आप लोग लिनक्स नहीं पढ़ रहे, अब आप लोग उससे एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं। लिनक्स आप लोगों ने बेसिक पढ़ा था, उसके अंदर सिंपल कॉपी पेस्ट करना, ये वो चीज़ें थी, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। तो वो कब बेनिफिट देंगी, जब आप क्लाउड के अंदर काम कर रहे होंगे, तो ये चीज़ें सारी मिलके काम देगी। अब देखिए, अगर आप पिछले सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ कमांड्स पढ़ी थी, सिस्टम CTL स्टार्ट, मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, या आई थिंक या थर्ड सेमेस्टर को थी। ठीक है जी, ये क्या कर रहा है, सर्विस को स्टार्ट कर रहा है, अनेबल कर रहे हैं। अनेबल करने से क्या होता है कि जब भी हमारा सिस्टम बंद हो के चले, तो ये सर्विस क्या हो जाए, खुद ब खुद हमारे पास क्या हो जाए, रन हो जाए। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मेरे पास ये जो सर्विस है ये अनेबल है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डैश अनेबल लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बताएगा, इज अनेबल को काम करना चाहिए, HTTPD। ओ सॉरी, अनएबल्ड। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ के अंदर जाते हैं, टास्क मैनेजर के अंदर जाएं,
और यहाँ पे आपके पास स्टार्टअप ऐप्स होती हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा अनेबल डिसेबल, ये कौन सी ऐप होती है? जब आपका कंप्यूटर बंद होके ऑन होता है तो वो सर्विसेज क्या होती हैं, फ़ौरन से ऑन हो जाती हैं। समझ आई बात की? अब हम एक सर्वर के ऊपर वेब सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम उससे क्या रिएक्ट कर रहे होते हैं कि जब भी हमारा सर्वर बंद होके चले तो हमारी वेबसाइट की जो सर्विसेज है वो खुद ब खुद क्या हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं। अगर पाकिस्तान में एक सर्वर आप लोगों ने लगाया हुआ है, लाइट बंद होके दोबारा आती है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से जाके सर्विसेज ऑन करेंगे? नहीं, आप एक कमांड रन कर देंगे, जिस सर्विस को आप अनेबल करना चाह रहे हैं उसको अनेबल की, तो वो क्या होगा, जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट होगा तो आपके पास सर्विस क्या हो जाएगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बूट। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कमांड की मदद से एक हम क्या करना जा रहे हैं, ग्रुप जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर ग्रुप्स को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ग्रुप्स को मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मैंने जो अपाची के नाम से ग्रुप क्रिएट किया मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, एग्जिट करने के बाद मैं अपने टर्मिनल के ज़रिए से क्या करूँ, दोबारा से लॉगिन करूँ। मैं SSH के अंदर आता हूँ, ऑथेंटिकेशन, क्रीडेंशियल्स और लैब यूज़र, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना IP जो है वो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें दोबारा से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, चेंज सेटिंग्स, कलर्स, इसको हम करते हैं जी वाइट, ब्लैक करना था, बैकग्राउंड को हमें करना पड़ना है वाइट, ओके। और इसका साइज हमें क्या करना पड़ना है, थोड़ा सा, चले। अच्छा जी, अगर अब हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा, अपाची के नाम से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। समझ आई बात की? अब आप लोगों ने ये कमांड जो पढ़ी हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी familiar लगेंगी। ये कमांड क्या कर रही है, /var/ww के अंदर जाके अगर पहले आप लोग देखें ls/l/var/ww, तो यहाँ पे इसका ओनर कौन है और हमारे पास इसका ग्रुप कौन सा है। तो अब इस कमांड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, इस कमांड की मदद से, मोबाइल पकड़ना ज़रा, इस कमांड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, जो यूज़र है वो कौन सा कर रहे हैं हम, नहीं, यूज़र हम कर रहे हैं EC2 और ग्रुप हम कौन सा कर रहे हैं, ग्रुप अपाची कर रहे हैं और यूज़र हमारे पास EC2। तो हम इसको एंटर करते हैं और दोबारा अगर हम इस कमांड को देखें तो अब देखें हमारे पास कौन सा यूज़र हो गया, यूज़र हमारा कौन सा हो गया, EC2, और हमारे पास अपाची ग्रुप हो गया। अब ये काम हम क्यों कर रहे हैं, आपने परमिशंस पढ़ी थी, 3 टाइप की परमिशन होती हैं, एक यूज़र, एक ग्रुप और एक अदर। अब वेब सर्वर के ज़रिए से जितने भी यूज़र हमारे पास हमारी वेबसाइट को व्यू करेंगे वो कौन से यूज़र होते हैं, हमारे पास अदर यूज़र होते हैं। अब अगर हमारे पास परमिशन हो कि अदर यूज़र किसी भी ग्रुप की फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, जिस तरह अभी आप लोग यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं अगर मुझे कोई ऐसा फॉल्ट मिल जाता है आपकी वेबसाइट के अंदर, मैं उसके अंदर कोई कोड रन कर देता हूँ कि जी इस सर्वर की फ़लाँ फ़लाँ पोर्ट्स ओपन हो जाएं, इसका जो रूट का यूज़र नेम है, ये EC2 का जो यूज़र नेम है वो चेंज हो के ये हो जाए, पासवर्ड ये हो जाए, सेट हो जाए,
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सर्वर हैक हो सकता है। ऐसे ही है। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के ऊपर हम परमिशन अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी जो सामने वाला ग्राउंड है वो लड़कियों के लिए रिजर्व है। अब मैं चाहता हूँ कि जी लड़के उस ग्राउंड के अंदर ना जाएं। अब मैं क्या करूँगा जी, तैयब के पास आऊँगा ऐसे बताऊँगा, अहमद के पास आऊँगा ऐसे बताऊँगा, मौल साहब के पास आऊँगा, नहीं। मैं क्या करूँगा, सिंपल एक रूल बना दूंगा कि जितने भी लड़के हैं वो क्या करेंगे जी, इस ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। अब लड़के यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है। मैं कहता हूँ ये जी CS5A सेक्शन जो है वो एक ग्रुप है, उसके अंदर तमाम के तमाम लड़के हैं और वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने अपाची के नाम से एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप के ऊपर हम जो परमिशन अप्लाई करेंगे या उसकी सब डायरेक्टरीज के ऊपर जो हम परमिशन अलाउ करेंगे वो क्या होगी, वो बाकी यूज़र जो होंगे वो उससे क्या नहीं हो सकते, मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। तो अभी हमने क्या किया है, इसीलिए उसकी तमाम की डायरेक्टरीज चेंज की हैं। क्या होगा अब, अगर कोई यूज़र खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारी फाइल्स को हैक कर भी लेता है तो उसके पास रूट यूज़र की क्या नहीं होंगी, परमिशन नहीं होंगी। आपने पिछली क्लास के अंदर वो किया था ना कि अगर एक फ़ाइल के पास रूट यूज़र की परमिशन हो तो उसको जस्ट रूट ही एडिट और वो कर सकता है। तो ये आप परमिशन से आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम इनकी परमिशंस चेंज करने जा रहे हैं। तो इस कमांड की मदद से हम लोग क्या कर देंगे, इसकी इनकी परमिशंस को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस कमांड को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये ऊपर उसने लिखा भी हुआ है कि वो आईडीज और उनकी जो सब डायरेक्टरीज हैं उनको वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और ये अगर हम चाहते हैं कि जी सब डायरेक्टरीज के अंदर भी जो परमिशन है वो क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए, तो हम क्या कर देंगे, इसको मूव कर देंगे। एक होती है डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन अप्लाई होना, एक होती है डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनके ऊपर परमिशन अप्लाई होना। समझ आई बात की? अच्छा जी, अब हम आगे अपने काम की तरफ जाते हैं थोड़ा सा फास्ट। हमने अगर इस आईपी को देखें, इस आईपी के ऊपर हमने क्या किया था, हमने वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लिया, सॉरी अपाची सर्वर को हमने क्या किया था, इंस्टॉल कर लिया था। तो हम इसको HTTP के ज़रिए से इसको अगर हम व्यू करें तो हमारे पास वेब सर्वर तो ठीक तरह से काम कर रहा है। अब हमें जो सेकंड चीज़ चेक करनी है, क्या हमारे PHP के मॉड्यूल जो हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, PHP की जितनी भी एक्सटेंशन है वो हमने जो इंस्टॉल की थी वो सही तरीके से काम कर रही हैं। तो उसके लिए आपको पता है PHP info की हमारे पास एक फ़ाइल होती है। तो सबसे पहले हम उस फाइल को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम कमांड रन करते हैं। अब आपको पता है इको की कमांड क्या करती है, अगर उसके साथ ग्रेटर देन का साइन लगाओ, रिडायरेक्टर लगाओ, तो वो क्या कर देती है, फाइल को क्रिएट कर देती है। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल के ऊपर जाके इस कमांड को लगाते हैं। इस कमांड को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। तो लगाने के बाद नेट ही बंद हो गया मुझे। अब देखो उसने कौन सी डायरेक्टरी के अंदर फाइल को क्रिएट किया है, HTML के अंदर जाने के बाद PHP info.php। अब ये हमारे पास यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है, हम स्लैश लिखते हैं PHP info.php। अब ये हमें क्या बता रहा है कि आपके जितने भी PHP के मॉड्यूल्स हैं, ये देखें ये क्या बता रहा है, PHP के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जो जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की थी वो सारी की सारी क्या हैं, हमारे पास इंस्टॉल है, और कौन कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वो हमारे पास क्या है, वो इंस्टॉल है। समझ आई बात की? तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें जो थी, हमने सबसे पहले वेब सर्वर को इंस्टॉल करना था, PHP के मॉड्यूल को हमने इंस्टॉल किया था, और थर्ड हमने डेटाबेस को इंस्टॉल किया था। PHP की तो हमने यहाँ पे क्या कर ली, वेरिफिकेशन कर ली। समझ आई बात की? अब किस चीज़ की वेरिफिकेशन हमारे पास रहती है, अब वेरिफिकेशन रहती है हमारे पास डेटाबेस सर्वर की। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अब आप यहाँ पे अगर देखें तो उसने बिल्ड पावर अमेजोन लिनक्स लिखा हुआ है और जीसीसी उसने लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। इस फाइल के अंदर हमारी बहुत सारी पर्सनल या हमारे सर्वर की इंफॉर्मेशन क्या है वो इंक्लूड है। हम क्या करेंगे, जस्ट इस फाइल को वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या कमांड यूज होती है हमारे पास, rm। कौन सी यूज होती है, rm। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी पैकेजेस हैं हमने वो चेक कर लिए, सारे के सारे इंस्टॉल हैं। और अब हम इस फाइल को क्या करने जा रहे हैं, रिमूव करने जा रहे हैं। अब आपको पता है, आप घर के अंदर एक मॉडेम लगाते हैं तो उसके पीछे जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सबका सेम होता है। हर बंदे को पता है मैक एड्रेस के आखिरी जो 5 हिस्से हैं वो क्या होते हैं कि जी आपका यूजर नेम का और पासवर्ड होता है, डिफॉल्ट जो होती है। इन डिफ़ॉल्ट चीज़ों से बचने के लिए अब जो मारिया डीबी सर्वर है वो कौन सा आप अकेले लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, कितने हज़ार लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उनमें क्या होती है कि डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके ऊपर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लगा होता। कुछ टेस्ट यूज़र आप लोगों ने क्या किए होते हैं, उन्होंने इंस्टॉल किए होते हैं कुछ डेटाबेसेस। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, आप एक कमांड लगाते हैं सिक्योर इंस्टॉलेशन की, माई सीक्वल सिक्योर इंस्टॉलेशन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मारिया डीबी को क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सिक्योर इंस्टॉलेशन हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हमने सिक्योर इंस्टॉलेशन को स्टार्ट किया तो वो कहता है कि जी आपने करंट पासवर्ड देना है, किसके लिए, रूट के लिए। अभी तक हमने कोई पासवर्ड सेट नहीं किया, हम इंटर कर देते हैं कि जी अभी हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हम यस इंटर करते हैं, वो कहता है कि जी आप रूट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। मतलब अभी तक हमारे सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस सर्वर इंस्टॉल है उसको कोई पासवर्ड नहीं लगा। मैं कहता हूँ कि जी बिल्कुल मैं रूट का पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं यस करता हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है जी, मैं अगेन इंटर करता हूँ, पासवर्ड लगा देता हूँ। अब वो कहता है कि जी एनोनिमस यूज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्रिएट हैं रूट के अलावा, आप उनको डिलीट करना चाहते हैं, मैं यस कह देता हूँ। वो कहता है कि जी रिमोटली लॉगिन आप डिसेबल करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेटा टेस्ट डेटाबेसेस या एक्सेस जो है वो उनको कर सकते हैं, उनको रिमूव करना चाहते हैं, यस कर देता हूँ। प्रिविलेज को मैं लोड करना चाहता हूँ, यस कर देता हूँ। अब मारिया डीबी सर्वर मुझे जब भी कभी डेटाबेस बनाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मारिया डीबी डैश यू रूट और डैश पी लिख के मुझे इस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा, सॉरी इस तरह से यहाँ पे आके क्या करनी पड़ेंगी, कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। क्रिएट डेटाबेस, वो आप लोगों ने डेटाबेस के अंदर कमांड्स पढ़ी होंगी ना। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को किसी GUI के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपने PHP माई एडमिन का नाम सुना होगा, सुना है नाम। तो अब हमने क्या करना है, अपने डेटाबेस को PHP माई एडमिन के साथ हमने क्या करना है, मुंसलिक करना है। उसके साथ मुंसलिक करने के लिए हमें कुछ PHP माई एडमिन की क्या होंगी, इंस्टॉलेशन दरकार होंगी। तो उसके लिए भी उसने क्या की हुई है, यहाँ पे आपको नीचे कमांड्स दी हुई हैं। ये सारा प्रोसेस हम क्या कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जी जब भी हमारा कंप्यूटर बंद हो के ऑन हो तो हमारे पास मारिया डीबी क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। समझ आई बात की। वो क्यों रन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होगी वो डेटाबेस के साथ मुंसलिक होगी। अगर सिर्फ हमारा वेब सर्वर चल रहा हुआ, डेटाबेस सर्वर ना चल रहा हुआ, तो हमारी वेबसाइट जो है वो काम ही नहीं करेगी। समझ आई बात की। तो दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, रन होनी चाहिए। तो उसके लिए कमांड कौन सी है, sudo systemctl enable maria db। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है, अब हम यहाँ पे कुछ PHP के जो पैकेजेस हैं हम उनको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हम अपनी वेब सर्विसेज को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम अपनी PHP की जो सर्विस है उसको भी हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। और अब हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, cd var ww
.html। इस डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं। जाने के बाद आपको पता है wget की कमांड किस लिए यूज़ होती है, किसी भी इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे PHP माई एडमिन की वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको हम क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। 12 MB की जो फाइल थी वो डाउनलोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस फाइल को अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें अनजिप करना पड़ेगा। अनजिप करने के बाद एक डायरेक्टरी के अंदर हमें उसे मूव करना पड़ेगा। आपको पता है जब भी आप किसी फाइल को अनजिप करते हैं तो कितनी सारी फाइल्स आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, mkdir की मदद से एक डायरेक्टरी बनाते हैं कि कौन से नाम की, PHP माई एडमिन के नाम की। और ये जो फाइल, ये वाली जो फाइल है, ये फाइल यही यही नाम लिखा हुआ है ना उसका, हमने यहाँ पे समझ आई बात की। इसको हम अनजिप करते हैं कौन से फोल्डर के अंदर, PHP माई एडमिन के। तो ये हमारे पास अनजिप हो गई है। अब जब अनजिप हो गई है तो हम जो फाइल थी, अगर हम इसको ls करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 फाइलें हैं। ये PHP, अच्छा इस फाइल को हम क्या करते हैं, रिमूव करेंगे। ओहो सॉरी। और यहाँ पे एक फाइल जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, PHP info rm PHP info, ये एक्स्ट्रा थी, वो जब हमने कमांड गलत लगाई थी तब वो क्रिएट हुई थी। इस फाइल को भी हम रिमूव करते हैं। अब हम अगर ls करें तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है PHP माई एडमिन के नाम से। तो हम क्या करते हैं, अपने IP के आगे जाके क्या लिखेंगे, PHP माई एडमिन। तो यूजर नेम हमारा क्या था, रूट। पासवर्ड मैंने लगाया था, उसको हम लिख के इंटर करते हैं। सॉरी 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 सॉरी, रूट cannot log into MySQL server, no such file or directory। सॉरी, अच्छा जी, हमने यहाँ पे क्या किया था, मारिया डीबी को हमने अगेन जो है वो स्टार्ट नहीं किया था। तो इस वजह से वो PHP का जो है वो हमारे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद हम रूट, वो क्या हुआ था, PHP माई एडमिन की जो फाइल है वो किस लिए यूज होती है, डेटाबेस को GUI के जरिए से एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर बैकएंड पे सर्वर ही ऑन ना हो तो वो क्या नहीं कर सकता, लॉगिन नहीं कर सकता। तो अब हमने क्या किया है, अपने वेबसाइट के अपने सर्वर के ऊपर लिनक्स को भी इंस्टॉल कर लिया है, हमने अपाची वेब सर्वर को भी इंस्टॉल कर लिया है, PHP को भी इंस्टॉल कर लिया है, और साथ में मारिया डीबी को भी हमने इंस्टॉल कर लिया। और उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है, PHP माई एडमिन को भी इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारा सर्वर क्या है, लैम्प स्टैक के लिए रेडी है। अब जो लैब के अंदर उसने आपको फाइल्स दी होंगी, आपने क्या करना है, उन फाइल्स को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब हिंट देने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपको वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस का नाम सुना हुआ है ना आप सबने। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और जाने के बाद हम यहाँ पे अगर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है उसका हम URL को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको पता है
किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू गेट स्पेस और आगे उस फाइल का यूआरएल। जब हमने इस फाइल का यूआरएल लिखा 24 MB की फाइल थी, वो हमारे पास क्या होगी, डाउनलोड होगी। एलएस करते हैं तो ये कौन सी एक्सटेंशन के अंदर है हमारे पास, जिप की। जिप की फाइल को अनजिप करने के लिए हमारे पास कमांड यूज होती है अनजिप। और आगे हम क्या लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे। समझ आई बात की। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एलएस करते हैं तो हमारे पास 3 फोल्डर आ गए, आरएम करते हैं पहले लेटेस्ट को रिमूव करते हैं। अब दो ऑप्शन है, या तो वर्डप्रेस के अंदर जितने भी फोल्डर हैं, जितनी भी फाइल हैं, उनको हम क्या कर दें, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। उससे फिर क्या होगा, जैसे ही कोई हमारा आईपी एड्रेस लिखेगा हमारी वेबसाइट का, तो उसके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। समझ आई बात की। अब ये जो PHP माई एडमिन का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये हमने गलत किया हुआ है। PHP माई एडमिन का फोल्डर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड डायरेक्टरी के रखना पड़ेगा, ताकि हर कोई यूज़र अगर PHP माई एडमिन लिखता है तो वो उसको एक्सेस ना कर सके। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र हमारी वेबसाइट व्यू करने आता है, वो थोड़ा सा वेब डेवलपर है या उसे नॉलेज है कि वो कहता है कि मैं चेक करूं कहीं इन्होंने PHP माई एडमिन तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ। वो /PHP माई एडमिन लिखेगा तो उसके पास क्या ओपन हो जाएगा, PHP माई एडमिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी को बाहर ले आए तो जैसे ही कोई हमारा आईपी एड्रेस लिखेगा तो उसके पास वर्डप्रेस की जो हमारी वेबसाइट है वो आएगी। लेकिन अगर हम ऐसे ही फोल्डर रहने देते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आईपी के बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, आईपी के बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वर्डप्रेस। समझ आई बात की। अब जैसे ही मैं वर्डप्रेस को लिखूंगा तो फर्स्ट टाइम चूंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टॉलेशन। मैं इसको लेट्स गो करता हूँ। डेटाबेस का नाम मैं क्या रख देता हूँ, क्लास। यूज़र नेम में यूज़र नेम हमारे पास है डेटाबेस का रूट। पासवर्ड मैंने लगाया था ये। समझ आई बात की। अब मैं क्या करता हूँ, PHP माई एडमिन वाले टैब के अंदर आता हूँ, मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। किसके ऊपर, न्यू। डेटाबेस में किस नाम से बनाता हूँ, क्लास। और उसकी टाइप क्या रख देता हूँ, कलेक्शन रख देता हूँ। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे डेटाबेस चूंकि उसी कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल है जिसके ऊपर हम वेब सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं। समझ आई बात की। तो इसीलिए हमने क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट। अगर किसी और कंप्यूटर पे होता, किसी और सर्वर पे होता, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ना था, उसका आईपी एड्रेस लिखना पड़ना था। हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो क्लास के नाम का हमारे पास डेटाबेस होगा उसके अंदर हमारी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। हमारा नेट बंद हो गया मुझे लगता है, पैकेज नहीं खत्म हो गया। डेटाबेस ही नहीं बना। अच्छा जी, अब इधर बात सुन लें, बात सुन लें, बातें एक। अच्छा, अब वो क्या कहता है, अनएबल टू राइट wp-config फाइल। क्यों नहीं राइट कर सकता, अगर हम यहाँ पे ls-l को करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन की जो हमारे पास जो ग्रुप है उसके पास रीड और रीड की परमिशन है, लेकिन उसके पास राइट की जो हमारे पास वो क्या है, परमिशन नहीं है। ये एग्जीक्यूशन की हम कह सकते हैं उसके पास परमिशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनुअली क्या करनी पड़ेगी, एक फाइल बनानी पड़ेगी wp-config.php की, और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी फाइल को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। वो आगे पढ़ना दूँ, ये जहाँ पे उसने वो मोड चेंज किया है ना,
तो वहाँ से देखना कि एक ग्रुप बनाने के बाद हम उसकी टाइप किस तरह से चेंज करते हैं। समझ आई बात की? इसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है। असल में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो वो CS3 वालों को चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहा था, और आपके साथ ना वो जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हुई हुई हैं। अब मुझे मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैंने आपको HTTP जो अपाची सर्वर है वो इंस्टॉल करना बताया हुआ है। मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता था, मतलब वरना ये चीज़ें काफ़ी ईजी होनी थी। चलें खैर, हम अभी क्या करते हैं, आपको पता है कोई फाइल क्रिएट करने के लिए नैनो wp-config.php ऐसे ही है, और इसके अंदर पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, फाइल को एग्जिट करने के लिए Ctrl+X और Y और इंटर। समझ आई बात की? अब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको डन कर लेते हैं हम क्या करते हैं, रन इंस्टॉलेशन। अब वो कहता है साइट टाइटल क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, CS5A admin@admin.com हमारा क्या हो गया, यूज़र नेम हो गया, और पासवर्ड हमारा यही सेम टू सेम हो गया। इसको क्या हो गया, रीलोड 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 कर लेते हैं। ओहो हो, हमने ये गलती की है, हमने गलती ये की है, हमने ये जो फाइल क्रिएट करनी थी वो वर्ड प्रेस के अंदर क्रिएट करनी थी। तो हम क्या करते हैं, CP करते हैं, WP कॉन्फ़िग को कर देते हैं /WordPress, इसके अंदर हम कॉपी कर देते हैं और इधर से हम इसको रिमूव कर देते हैं। साइट टाइटल CS5A admin@admin.com, ईमेल, और इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम लॉगिन करते हैं जी, यूज़र नेम हमारा और पासवर्ड हमारा लगाते हैं। अब हमारे पास क्या हो गई, हमारी वर्डप्रेस की जो फर्स्ट जो वेबसाइट है वो क्या हो गई, इंस्टॉल हो गई। अब अपीयरेंस के अंदर जाते हैं, थीम के अंदर जाते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी की जो थीम है उसको हम क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये सिंपल आपने वो काम कर लिया जिस तरह आप होस्टिंग किसी से बाय करते हैं, बाय करने के बाद अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है उसको आप लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब अगर आप लोगों ने देखना है कि ये आपकी वेबसाइट किस तरह से नज़र आती है, यूज़र क्या करेगा, जस्ट आपका IP एड्रेस और आपका क्या करेगा, URL टाइप करेगा, तो उसको इस तरह की आपकी एक वेबसाइट जो है वो बनी हुई क्या आ जाएगी, डायनामिक एप्लीकेशन क्या होगी, डायनामिक एप्लीकेशन जो है वो बनी हुई उसको क्या मिल जाएगी। अगर अब आप डेटाबेस के अंदर जाते हैं, हमने क्लास के नाम का डेटाबेस बनाया था, WP यूज़र के नाम से बनाया था, तो आप देखें यूज़र नेम हमारा क्या है यहाँ पे, admin@admin.com। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र का जो पासवर्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। समझ आई बात की? और यहाँ से हम उसकी जो टाइप जो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ हुई है वो हम सेलेक्ट करके यहाँ से अगर डेटाबेस के अंदर पासवर्ड चेंज करेंगे तो लॉगिन का पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ आई बात की? डायनामिक एप्लीकेशन किस तरह से हम EC2 के ऊपर क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। अब ये आप लोगों का टास्क है, कल आने से पहले पहले ये URL जो है या ये जो PDF है ये ग्रुप के अंदर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर है।
अगर पीडीएफ को आप लोग ओपन करें तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, होस्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन अमेजोन लिनक्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, काम दोनों के अंदर एक ही हो रहा है, समझ आई बात की। उसके अंदर वो सब डायरेक्टरीज बना रहा है, इसके अंदर वो नहीं बना रहा। तो आप कोई भी देख लें, आप देख लें इंस्टॉल ए लैम्प ऑन अमेजोन लिनक्स या इंस्टॉल ए वर्डप्रेस, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने टास्क क्या करना है, कल करके लेके आना है। समझ आएगी बात की? हाँ जी, चैलेंज लैब के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसको जाके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों ने कंप्लीट करना है। समझ आई बात की? तो कल तक सबका होना चाहिए। और ये जो वीडियो है ये रेफरेंस के तौर पे आप लोगों के पास क्या है, सेव है, उसको मतलब आप लोग क्या